हाँ जी, नमस्कार। और मुझको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए धन्यवाद। सभी डिग्निटरीज़ का, सभी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। तो बेसिकली मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो हार्ट की इमरजेंसीज़ को डील करती हूँ। और मैं इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ में माननीय विपिन कुमार जी के साथ काफ़ी साल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि बीमारियां आप उतने लेवल तक बढ़ने ही ना दें कि हम जैसे इमरजेंसी डॉक्टर्स की आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन सवाल ये है कि आप उसको फॉलो कितना करते हैं। आयुर्वेदा का मतलब ये है साइंस ऑफ लाइफ, लेकिन आप में से और हमारे समाज में से उसको फॉलो कितना करते हैं। जैसे हम हमारे मरीजों को बताते हैं कि भाई जैसे आपका बच्चा चलने फिरने लग जाए, आप उसकी डाइट का वहाँ से ध्यान रखिए, क्योंकि LDL जो मेन एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, वो जब पैदा होता है बच्चा, वो उसके ब्लड में 30 होता है। 30 से वो जब उसको 100-150 लेके जाता है, उसके लिए उसकी अपनी डाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके लिए एलोपैथी के डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जब मरीज़ हार्ट अटैक लेके एक आर्टरी बिल्कुल बंद पड़ी है, कार्डियोजेनिक शॉक में है, पेशेंट का पल्स नहीं रिकॉर्ड है, BP नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट में हो रहा है, ऑलमोस्ट इमरजेंसी सर्विसेज देखकर अगर ईश्वर की मर्जी होती है तो हम उसे बचा लेते हैं। उसके लिए एलोपैथी जिम्मेदार नहीं होती है, उसके लिए मरीज़ खुद ही जिम्मेदार होता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम चीज़ों को एज ए होल, इन टोटल समझने की कोशिश करें। समझ तो नहीं पाएंगे क्योंकि इंसान की बुद्धि हर चीज़ में नहीं चल सकती है, लेकिन हम कोशिश जरूर करें। जैसे आप WHO की डेफिनेशन भी अगर देखें तो WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि आयुर्वेदा शायद वहाँ का पार्ट नहीं है हमारा, तो उसमें स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को उन्होंने नहीं लिया, जो हम उसमें ऐड हमें करना चाहिए। क्योंकि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल जो फोर्थ कंपोनेंट है, वो ऑलमोस्ट इक्वली ही इंपॉर्टेंट है हमारी वेलबींग के लिए। तो वो हम आयुर्वेदा की हेल्प से, अपने आयुष मंत्रालय की हेल्प से हम उसमें उस चीज़ को ऐड करें। अब मैं आती हूँ हार्ट की बीमारियों को लेके। जो मिथ है हम सोसाइटी में आयुर्वेदा और एलोपैथी को जो कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है, किस स्टेप पे ये कॉन्ट्राडिक्शन सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है, मैं उस चीज़ के बारे में काफ़ी मरीजों से बात करती हूँ और मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी। जैसे एक मरीज़ आता है, डायबिटीज़ को लेके मरीज़ आता है, हमारे पास आया, डायबिटीज़ है उसको, तो हम उसको लाइफस्टाइल बताते हैं, डेफिनेटली बताते हैं भाई खाना अच्छा खाइए, लाइफस्टाइल अपना ठीक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर HbA1c बहुत ज़्यादा हाई है, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो डेफिनेटली हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आप लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या जो भी है, अगर आप उस HbA1c के लेवल पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं, तो ज़रूर लाइए। लेकिन इस स्टेप पे पेशेंट के दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं डालिए कि अभी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हारी 5 गोलियाँ शुरू हो जाएंगी। भाई शुगर लेवल इतना हाई है तो उसे प्लीज़ कंट्रोल होने दीजिए, उसे कंट्रोल के लेवल तक लाइए। क्योंकि आपकी जो साइंस है, आयुर्वेदा साइंस है, ये एज ए प्रिवेंटिव साइंस बेस्ट साइंस है डेफिनेटली। लेकिन अगर इतना लेवल पहुंच गया कि बॉडी में रिजर्व ही नहीं बचा इंसुलिन का, आप तभी ट्रीट करोगे ना जब पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बचा होगा। लेकिन पेशेंट ने अगर अपने सिस्टम को इतना डैमेज कर लिया जिसके लिए आप और हम डेफिनेटली जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर उसको आपको बाहर से शायद इंसुलिन देनी ही पड़ेगी। तो हम एक उस फाइन लाइन को समझें कि ये बीमारी अब किस हद तक पहुंच गई है। जैसे अब ऐसे भी अनफॉर्चुनेटली मरीज आते हैं, हार्ट अटैक हो गया, एक आर्टरी बिल्कुल बंद है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, पेशेंट मल्टीपल आइनोट्रॉप्स पे है, पेशेंट लाइफ सपोर्ट पे, TPI पे है। ये मेरा अपना पेशेंट है, रात को 3 बजे मैं इस केस को कर रही हूँ। अटेंडेंट को बताती हूँ कि भाई एक आर्टरी है, खोल दूँ कंसेंट लेने के लिए। उस टाइम भी अनफॉर्चुनेटली कई लोग बोल देते हैं कि नहीं, हम ना अपने डॉक्टर से बात कर लें। और उस टाइम भी कई डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं मरीज को लेकर आ जाओ, शायद मैं उसको ऐसे ठीक कर दूंगा। तो ये एक फाइन लाइन कि आपकी साइंस और हमारी साइंस कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है। पेशेंट की डायबिटीज़ कितने लेवल पे आ गई है, पेशेंट का BP अगर 220 हो गया है तो उसको इमरजेंसी में उसको ठीक करना है या उसको धीरे धीरे लाइफस्टाइल में ठीक करना है। और समाज में हम लाइफस्टाइल की जो चीज़ें करें वो हम बचपन से लोगों को सिखाएं। बीमार होने के बाद में लाइफस्टाइल का रोल थोड़ा सा कम रहता है। एक आप बीमार हो गए, आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको 2 स्टेंट डल गए, आपकी बाईपास होगी, अब आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप बीमार तो पड़ गए हैं, छल्ले डल गए, आपको बाईपास हो गई है, आपको ब्लड थिनर की जरूरत तो पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे, इस स्टेज पे अगर मरीज को बोल दिया जाएगा कि मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा, अभी क्या ठीक कर दोगे तुम, मरीज तो ऑलरेडी बीमार है अभी। तो ठीक आप मरीज को कब करोगे, आप मरीज को बनने ही मत दो।
अगर हम आयुष को एक्चुअली प्रोपेगेट करना चाहते हैं समाज में, तो हम समाज में ये मैसेज दें कि जैसे बच्चे आपके 18-20 साल के होते हैं, वो एटलीस्ट अपना शुगर चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपने एटलीस्ट एक बेसिक असेसमेंट कराएं, और इतनी बीमारियों को, और वहाँ पे अपनी बेसलाइन हेल्थ को समझ के वहाँ से अपनी प्रिवेंटिव साइंस शुरू करें। वहाँ से आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली शुरू करें, वहाँ पे अच्छा हेल्दी खाना शुरू करें। वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने लोग नशे में मुक्त हैं, कितने लोग चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाई दिन रात करते हैं, कभी रात को उठते हैं, कभी दिन में बैठते हैं, कितना लाइफ स्टाइल खराब है। तो वहाँ के लेवल पे, एक फैमिली के लेवल पे, और इसके लिए कोई आयुर्वेदा और एलोपैथी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप सबकी फैमिली में आप सबके बच्चे हैं, कितने बच्चे आपके कहने से टाइम से सोते हैं और कितना उठते हैं? कितनों के बच्चे हैं आपके जो पिज्जा बर्गर नहीं खाते हैं? कितने आपके बच्चे हैं जो आपके कहने से एक्सरसाइज करते हैं? आपके कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल वेट है? और हम में से भी कितने लोग हैं जो आइडियल वेट हैं? तो ये हमें इस लेवल पे काम करना है, रादर देन कॉन्ट्राडिक्टिंग द इमरजेंसी मेडिकेशंस एंड द बेसिक साइंसेस। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमको इस बात में क्यों डाउट होगा और कैसे डाउट होगा? हम हिंदुस्तानी हैं कि हमारी साइंस तो बेस्ट है, हमारी साइंस से ही सारी साइंसेस ग्रो हुई हैं। लेकिन हमारी साइंस को भी हमने समाज तक कितना पहुंचाया है? नहीं पहुंचाया ना, तभी तो हम इतने बीमार पड़ रहे हैं। और जब बीमार पड़ रहे हैं तो जो हमारी इमरजेंसी मेडिकेशंस जो कर रही है, मैं मानती हूँ कि जो भी है, मतलब ड्रग माफिया है या ओवर ट्रीटमेंट मिलता होगा लोगों को, मैं नहीं देती है तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद मिलता होगा जो कि समाज परसीव करता है उसको। लेकिन आपने भी बचाव के लिए क्या कर रहे हो? आप क्या आप स्कूल में जाके बता रहे हो कि बच्चों को कैसे लाइफ जीना है? क्या आप बच्चों के माँ बापों को सबको बता पा रहे हो कि कैसे उसको ये करना है? तो हम उस लेवल पे काम करें मेरे ख्याल से। जैसे मैं, अगर मुझे पोस्ट कॉल एक संडे मिलता है तो मैं कहीं भी गाँव में किसी भी जगह पे जाती हूँ, कैंप करती हूँ। सिर्फ मेरा अपना कैंप होता है वो, जिसमें मैं सिर्फ बीपी चेक कराती हूँ, शुगर चेक कराती हूँ, ईसीजी कराती हूँ, और बैठ के बात करती हूँ, भाई क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप यकीन मानिए, मैं अपने गांव में, यहीं पे मेरठ के पास मेरे मामा का गांव है, वहाँ पर मैं गई थी। जो अच्छा लोग खाते पीते टाइप के लोग हैं वहाँ पर, उसमें से कम 80% लोगों की शुगर 400, यस, मेरे ख्याल से आपकी भी कराऊंगी तो किसी की निकल आएगी। और 60-70% लोगों का ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर। और उनको पूछा, जी ये क्या है आपके पैरामीटर्स हैं? हमें तो पता ही नहीं जी। क्यों नहीं पता? कभी चेक ही नहीं कराया। क्यों नहीं चेक कराया? हमें क्या पता चेक कराना होता है? तो ये हम सबकी स्टोरी है। ये ऐसा कोई इंसान आपको अपने घर में मिल जाएगा जिसको अपने शुगर नहीं पता होगा, अपने कोलेस्ट्रॉल नहीं पता होंगे, अपनी डायबिटीज़ नहीं पता होगी, और उसको चलने फिरने में दिक्कत होती नहीं पता होगी। मरीज कार्डियक अरेस्ट में क्यों आता है? हार्ट अटैक क्यों होती है उसको? कभी तो सिम्टम्स हुए होंगे ना। जब मरीज हमारे पास हार्ट अटैक लेकर आता है, हार्ट अटैक का मतलब एक आर्टरी बंद होगी, एसटी एलिवेशन एमआई हो गया, मैं प्राइमरी के लिए ले रही हूँ, मैं पूछती हूँ कोई दिक्कत हुई है? पहला रिस्पॉन्स आता है, मुझे कुछ भी नहीं था जी, मैं रात को छोले भटूरे खा के सोया हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, सोए। फिर तसल्ली से जब उसका स्टैंड डल जाता है, जब हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, जब हमने लूट लिया होता है उसको, हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका होता है, फिर हम उसको पूछते हैं कि भाई बताओ एग्जैक्टली क्या होता था, ठीक से बताओ तो सही। अभी तो हमने कर दिया जो करना है, अब तो बताओ क्या हुआ था। तो बता, 1 महीने से मुझे थोड़ी थोड़ी भारीपन होता था, 1 महीने से मैं थोड़ा थोड़ा रुक जाया करता था, 1 महीने से कभी कभी मुझे चलने में सांस फूलती थी। तो क्यों नहीं दिखाया डॉक्टर को? बस नहीं दिखाया, डर लगता है बेसिकली। लेकिन कितने सारे हमारे ऐसे मरीज होते हैं, आपको मालूम है कि 30% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब उनको पहली हार्ट अटैक होती है, वो अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। वो सिर्फ आपको ये खबर मिलती है कि वो घर में बैठा हुआ था या सोया हुआ था, उठा नहीं। वो सिर्फ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, 2 बीमारियां हैं जो आदमी को बैठे बैठे या सोते सोते उठने नहीं देती हैं। तो इतना हमारा बर्डन है इस प्रॉब्लम का, हार्ट अटैक का, कार्डियक अरेस्ट का। तो ये बर्डन के लिए, इस बर्डन को भी हमें समझना ज़रूरी है। और इस बर्डन को समझकर हम इस बर्डन के जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के मैं बोलती हूँ हमेशा 9 ग्रह आप पढ़ते हैं, हर पंडित जी बताते हैं कि 9 ग्रह में से 3 ठीक चल रहे हैं, 2 खराब चल रहे हैं। तो ये 9 ग्रह आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के समझिए। जिसमें एक डायबिटीज़ है, आप बचाने से रोक सकते हैं अनटिल अनलेस ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जेनेटिकली। जब आपका पैंक्रियाज बचपन से खराब है तो इस डायबिटीज़ को आप इस उम्र में, जिस उम्र में हम सब लोग यहाँ पर हैं, हम किसी हद तक बचाव कर सकते हैं कि हमको डायबिटीज़ हो ही ना। लेकिन हम चेक कराएं पहले, और जब हमको प्री डायबिटिक लेवल मिले तो हम एक्सरसाइज करना शुरू करें, हम खाना पीना शुरू करें। मिलेट्स आ गए हैं, हम गेहूँ बंद करें, हम चावल बंद करें, लेकिन करें तो सही। करना तो हमको है ना, मतलब जिसको भी करना है उसको ही करना है ना। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल। आप देखिए, आप में से कितनों ने एलडीएल कराया अपना? आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि एलडीएल पूरे आपकी लिपिड प्रोफाइल में सिर्फ एलडीएल की वैल्यू ऐसी होती है जिससे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होती है आर्टरीज में? कितना एलडीएल है यहाँ पे? सब बताइए, सबका कितना कितना एलडीएल है?
पता ही नहीं है। वन 130 ना, हाँ। तो इसमें ये एक मिथ है समाज में कि LDL 130 है और लैब की वैल्यू में लिखा होता है लेस देन 100, लेकिन उसका अगर आपको एक रिस्क फैक्टर हो गया है तो आपको लेस देन 70 रखना है, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको LDL लेस देन 50 रखना चाहिए, क्योंकि LDL ही मॉलिक्यूल है जो आर्टरीज के अंदर पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे फिर एथेरोस्क्लेरोसिस को जनरेट करता है। इसी प्रकार से तीसरा हाइपरटेंशन। आप में से कितने लोगों को अपना नॉर्मल बीपी पता है? कितने लोगों ने अपना लास्ट बीपी चेक कराया था? रेगुलर बीपी चेक करते हैं? यू आर तो यंग गर्ल ना। तो दैट इज द सिनेरियो बेसिकली। मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो अवर ब्लड प्रेशर, मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो अवर पल्स रेट। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई नाड़ी, मैं मानती हूँ कि एलोपैथी में हमको नाड़ी का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम भी नाड़ी देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं नाड़ी में? हम देखते हैं कि पेशेंट की हार्ट रेट कितनी है, जो जैसे किसी साहब ने थोड़ा मजाक भी बनाया बल्कि कि वो बता देंगे 72 है। तो 72 क्या है? 72 है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, 72 बार रिलैक्स होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरी बॉडी को ब्लड देता है। तो उस रेट को हम बेचारे लोग पढ़ लेते हैं कि भाई रेट नॉर्मल इसका 72 चल रहा है। 60 to 100 नॉर्मल हमारी हार्ट रेट होती है। अगर इससे कम हो गया, 60 से कम हो गया, तो फिर उसके अलग कारण होते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा हार्ट रेट टैकीकार्डिया वाले इश्यूज होते हैं वो भी हम नाड़ी देखकर ही पकड़ते हैं। लेकिन नाड़ी देखकर हम लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं सिर्फ हार्ट की रेट के बारे में ही हमें पता चलता है। तो अब इसमें हमारी बोले तो पैथी का मजाक बनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो हार्ट की एक पाइप है और हम उसमें से उतना ही समझ पाते हैं। आप लोग उसमें वात पित्त कब भी समझ पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप समाज को एजुकेट कीजिए, और लेकिन टाइम से पहले कीजिए। जब पेशेंट डेवलप हो गया COPD और वो रेस्पिरेटरी ICU में पड़ा हुआ है बेचारा और वेंटिलेटर की वेट कर रहा है, और फिर आप बता रहे हो कि देखो ये जो तुम अभी लेके गए हो ना, अभी तुमको लूट लेगा ये डॉक्टर। लूट लेगा तो ठीक है, लूट लेगा उसे भी अपना खाना पीना चलाना है, ठीक है, सबको अपना खाना पीना चलाना है। ये कहना सरकार का बड़ा इजी है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो हमारे माननीय नेताजी लोग बैठे हैं, ये कहना बड़ा आसान है कि भाई डॉक्टर लोग पुण्य करो। पुण्य तो आप दिन रात करते ही रहते हो, क्योंकि आप एम्पैथी में रहते हो, आप हर मरीज के दर्द को समझते हो। कितने लोग होते हैं जब आप मरीज की बात करते हो तो आप मरीज के साथ दुखी होते हो, आप मरीज के साथ सुखी होते हो जब मरीज आपका अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी फैमिली चलाने के लिए पैसा तो कमाना ही है ना। मैं ये एडवोकेट नहीं कर रही हूँ कि गलत कमाना है, लेकिन कमाना है ना। तो ये अब आप देखिए, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कहीं भी कोई फ्री सर्विस मिलती है, तो फिर इस भाषण को क्यों सुनते रहते हो बैठे बैठे कि पुण्य कमाइए अपने लिए भी तो बोलो ना ठीक है। तो 3 रिस्क फैक्टर मैंने बोले, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैड कोलेस्ट्रॉल। चौथा हो गया स्मोकिंग। आप में से कितनों के लड़के हैं घर में? आजकल तो लड़कियां भी स्मोक कर रही हैं। कितनों को पता है कि बच्चे बाहर जाके स्मोक कर रहे हैं? तो लगाइए ना आयुर्वेदा, कौन मना कर रहा है आपको? पता भी नहीं ना किसी को कितने बच्चे स्मोक करते हैं किसके लेकिन फैक्ट है ये कि लड़के लड़कियां आजकल स्मोक करते हैं। लड़के लड़कियां आजकल जिम में भी स्टेरॉइड्स खाते हैं, लड़के लड़कियां आजकल जिम में ब्रास चेन अमाइनो एसिड्स खाते हैं, लड़के लड़की आजकल ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में शराब पीते हैं, और लड़के लड़की ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में लीजर ड्रग्स खाते हैं। क्या कंट्रोल है हमारा उसके ऊपर? जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मतलब ये चीज़ें हैं ना जो हमारा समाज एज ए होल, हम सबको एज ए होल काम करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो स्मोकिंग और बेसिकली आपकी इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, कम से कम आप 8-10 हज़ार स्टेप्स डेली जरूर चलें, कोई बहुत ओवर एक्सर्शन नहीं करें। इसके अलावा लैक ऑफ इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये एक आपका एक डिफाइंड रिस्क फैक्टर है आपकी हार्ट की डिजीज होने के लिए। अल्कोहल किसी भी मात्रा में हार्ट को हेल्प नहीं करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बता देते हैं कि अच्छा चलो 1 पैग ले लो, 2 पैग ले लो, लेकिन नहीं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अल्कोहल हार्ट के लिए, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, अल्कोहल हार्ट की हेल्थ के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। तो ये 9 रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम इन 9 रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर लें, या अगर किसी को हो जाए और मैनेज कर लें, तो हम ऑलमोस्ट 90% टाइम
हार्ट अटैक की बीमारियों से अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं। और जिन लोगों को, कई लोग को फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि जी हमने तो बड़ा 50 साल से योगा कर रहे थे, 50 साल से हेल्दी खाना खाते थे, अभी भी हमारा बाईपास की नौबत आ गई। तो उनका आंसर ये होता है कि आपने इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जिया तो आप एटलीस्ट बचे हुए हॉस्पिटल आए और एंजियोग्राफी के दौरान आप मरे नहीं और आपकी बाईपास तक आप गए और बाईपास से भी आप बचकर आए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें हमेशा हमेशा पेशेंट को हेल्प करती हैं, कभी भी नुकसान नहीं करती हैं। तो हम इसको होलिस्टिक अप्रोच बनाएं और हम इस फाइन लाइन को समझें कि प्रिवेंशन क्या है, कब हमें प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट का मतलब ये होता है कि बीमारी होने से पहले आपको बचाना है। बीमारी होने के बाद में भी थोड़ा सा क्लियर विजन रखें कि अब मरीज को एक्चुअली किस ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। अब एक डायलिसिस वाले मरीज को आप उठाकर बोलते हो, मैं मानती हूँ कि किडनी में रिजर्व होते होंगे, ह्यूमन बॉडी को समझना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी गॉड हैज मेड। अगर आपके किडनी में रिजर्व होंगे तो हो सकता है पेशेंट डायलिसिस से रिवर्स होते होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में डायलिसिस हो रही है वो प्रॉपर पैरामीटर्स को देखकर होती है। अगर पोटेशियम डेंजरसली हाई जा रहा है, क्रिएटिनिन डेंजरसली हाई जा रहा है, फेफड़ों में से पानी नहीं निकल पा रहा है, पेशेंट को 48 घंटे से यूरिन नहीं हुआ है, तो डायलिसिस की इंडिकेशन बनती है। तो इस चीज़ को हम लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री समझें कि भाई इस बीमारी में अब ये हमारा इतना रोल था। जैसे हम लोग हैं, हमने एंजियोग्राफी करी तो हमें समझता है कि मैं स्टेंट डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती हूँ। मैं नहीं डाल सकती तो मैं तुरंत अपने बाईपास सर्जन को बुला के दिखा देती हूँ कि मेरे से नहीं होगा, अब आप इसको कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की एक अप्रोच में चेंज थोड़ा हमारे सबके लिए आवश्यक है, जहाँ पे डेफिनेटली हमारा कंट्री, हमारा देश, हमारी पैथी हम बेस्ट है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। लेकिन जो भी हमारी इमरजेंसी साइंस है उसको हमें कहाँ अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, इसमें भी हम कुछ कन्फ्यूजन रख के मरीज का नुकसान ना करें। धन्यवाद। जैसे हमारे पास मसल्स होती है ना, तो मसल्स स्टिफ होती है, तो पूरी बॉडी मसल्स स्टिफ होती है, स्टिफ होती है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो बहुत ज़्यादा पा जाता है तो उसमें कंडीशन होती है, उसका डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं। हार्ट के जो गॉड चैम्बर होता है वो रिलैक्स होता है, जब जाके ब्लड को ये करता है तो रिलैक्सिंग होता है, तो वो रिलैक्सेशन ही कम हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं है, तो और कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं है, वर्ल्ड ओवर बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। इंडिया में जो भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस हो रही है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, हमारा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये पता चलेगा तब तो नेगेटिव हो रहा है, हर बार ये नेगेटिव इसलिए आ रही है कि हम लोग बचूंगा नहीं है, तो लोग हार्ट से बढ़ने के लिए हार्ट से बहुत जरूरी है, हार्ट से बढ़ने के लिए कार्डियक टेस्ट बहुत जरूरी है, रेडिकल टेक्निक का जब हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं, जब हम लोग जीवन शैली की बात करते हैं, तो ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि पेशेंट आ जाए हमारे पास तो उसको हम लोग एडवाइस करते हैं जो भी योगा है या जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, व्हाई नॉट कैच देम यंग। ये स्कूल के करिकुलम में किया जाता कि जैसे गुरुकुल सिस्टम में होता था, 8-10 साल का बच्चा गुरु के पास जाएगा, वो जीवन शैली को ही फॉलो करेगा जो उसको अपना लॉन्ग फाइट। तो उसी तरह ये जो आयुष के हमारे पॉइंट्स हैं, ये स्कूल डेज में ही बच्चों को सिखाएं कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सर लंच के बाद अभी नहीं अगला पीछे जाऊँगी तो बताइए। 20 साल से ही शुरू करती है, 20 साल से बहुत लेट हो जाता है, तो 20 साल से आप अपनी लड़की को बताइए कि अपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी when the disease has not at all started, you are just preventing the risk factors. That is primordial prevention. Yes, that can be taken by we all as a Ayushman Bharat ka part. That we have to educate our kids what to do and what not to do. So when in this age when people are in 30, 40 and 50s,
So already some disease process already started in the body. So now also you can do lifestyle modifications and you can modify the disease process, you can modify the outcomes. But if the disease process has come to a level wherein you have to treat it, then you have to treat it. Kindly don't bring in things like that there. That fine line one has to understand. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.